नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम करेंगे रिसर्च का लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो देखिए आज हम इसमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च करेंगे और साथ में रोल ऑफ रिसर्च करेंगे, इसका क्या रोल होता है। तो इसके पहले मैंने पहला लेक्चर दिया था उसमें मैं आपको करवा चुका हूँ रिसर्च के बारे में, उसका मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव। ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपके पास लिखने का टाइम है तो आप लिखिए इसको। ये वर्ल्ड बेस्ट लेक्चर है, इसको लिख के नोट्स बनाइए, आपकी फ्री तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है और आप फ्री क्लास नहीं करना चाहते तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपको वीडियो में दिखाई देगा उसका आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वो पेड ग्रुप है, फ्री करना है तो आपको लिखना होगा साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। देखिए रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग एंड अजम्पशंस। अब देखिए जो रिसर्च है वो किस पे बेस्ड है? हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हमारी दिमाग की सोच, हमारे दिमाग का जो, जिसे हम कल्पना कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं हिंदी में, जो हमारे दिमाग की सोच है ये उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है ना कि कैसे रिसर्च करें, कौन सी चीज़ को पहले लें। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती हैं ना, और बहुत सारे अजम्पशंस हैं। देखिए अब देखिए अजम्पशन के बिना कोई भी चीज़ को प्रूफ नहीं किया जा सकता। अजम्पशन को हिंदी में कहते हैं मान्यताएं, है ना। अजम्पशन जो है वो चीज़ को वैलिड बनाती है ना। इसलिए तो रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड है? अजम्पशन के ऊपर और हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग के ऊपर। यानी कि जो आपके दिमाग में चलती है चीज़ें उसको आप रियल चीज़ में लेके आते हैं तो वो रिसर्च उसके ऊपर होती है। और साथ में जो अजम्पशंस है यानी कि जो वैलिड बनाती हैं रिसर्च को, इसके ऊपर। रिसर्च इज़ ए साइंटिफिक एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए रिसर्च क्या है? ये साइंटिफिक भी है, ये सोशल इन्वेस्टिगेशन भी है। सोशल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको रिसर्च करनी है ना। जैसे मान लीजिए आपको रिसर्च करनी है इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर आपको करनी है रिसर्च। तो उसके लिए क्या है? आपको सोशल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? सोशल इन्वेस्टिगेशन से। यानी कि जब आप अपने आसपास लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे, है ना। हर एक स्टेट टू स्टेट वहाँ पे घूमेंगे, या आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे क्या है सोशल इन्वेस्टिगेशन पता चलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, यूपी में हिंदी बोली जाती है ना। बिहार में मगधी भाषा बोली जाती है ज़्यादातर, और हिंदी बोली जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की क्या है लैंग्वेज है। अब देखिए ये आपको प्रूव करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप देखिए वहाँ पे जाएंगे ना अलग अलग स्टेट में, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो ये क्या है सोशल इन्वेस्टिगेशन है। यानी कि खुद आप अपने जो लेवल पे जाके जांच कर रहे हैं वो। और ये साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक मतलब होता है कि जैसे ये वैलिड जैसे है। जैसे देखिए साइंटिफिक प्रूफ है ना, कि जैसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक प्रूफ क्या है, कि जो जैसे ये सन है ना, इसके आसपास क्या है जो सभी, जो हमारा प्लेनेट है, जो सभी ग्रह है, जैसे धरती भी है, वो इसके घूमती है। ये क्या है? साइंटिफिक प्रूफ है। ऐसे तो रिसर्च भी एक साइंटिफिक प्रूफ होती है। अब देखिए साइंटिफिक मीन्स इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसीजर। यानी कि साइंटिफिक मीन्स क्या है? अब देखिए इसमें साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है, यानी कि साइंटिफिक का मीनिंग है कि जिसके यानी कि वो चीज़ें जो हम साइंटिफिक मेथड और प्रोसीजर यूज़ करते हैं। यानी कि देखिए अगर हमें चीज़ को वैलिड बनाना है तो हमें साइंटिफिक मेथड यानी कि वो मेथड अपनाने होंगे जो ज़रूरी है, जो रिलायबल है। यानी कि देखिए साइंटिफिक मेथड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले आपको चीज़ को लिखना होगा, देखना होगा, समझना होगा, है ना। आप देखिए लेबोरेटरी में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी मशीन्स होती हैं, है ना। लैब में देखिए बहुत सारे क्या है जहाँ पे वो टेस्ट होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या है साइंटिफिक मेथड है। दिस इज method and procedure which have been tried and tested and can produce similar or somewhat similar result on each application। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे कि ट्राई करने होते हैं, टेस्ट करने होते हैं, उसी के बाद फिर आप उसे
अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि देखिए टेस्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी दवाई है, अब देखिए मान लीजिए मैं कोरोना वैक्सीन की एग्जांपल लेता हूँ। कोरोना वैक्सीन देखिए मार्केट में आई कितनी देर बाद, है ना? तो कोरोना वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि देखिए उससे पहले क्या है, उसे टेस्ट किया गया, है ना? पहले ट्रायल किए गए, फिर टेस्ट किया गया, कुछ कमियां थी तो उसे दूर किया गया, वो चीज़ें। द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन दैट वी गेट थ्रू साइंटिफिक methods can be used to develop concept and theory of their own। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो रिजल्ट आता है इसका, वो किसके ज़रिए है? साइंटिफिक मेथड के ज़रिए है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल फिर से लेता हूँ कोरोना वैक्सीन की। अब देखिए कोरोना वैक्सीन जब मार्केट में आई तो उससे पहले क्या था, बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे ट्राई हुई, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड हुए, है ना? अब ऐसा तो है नहीं है कि वैसे ही बाज़ार में मार्केट में दवाई उतार दी, उसका पता नहीं चला फैक्ट क्या है, साइड फैक्ट क्या है, ऐसा नहीं है। अब देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी रिज़ल्ट है, उसमें जो भी चीज़ बताई जाती थी, वो साइंटिफिक मेथड के तौर पे इस्तेमाल होती है। यानी कि आपने जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया है, क्या वाकई वो वैलिड है, उस चीज़ के लिए वैलिड है, तभी वो मानी जाती है। अब जैसे मान लीजिए रिसर्च कोई करनी है ना? आपको ये देखना है कि इंसान जो है वो बूढ़ा कभी ना हो, है ना? तो उसमें क्या है कि आपको रिसर्च करना होता है कि इंसान की उम्र कैसी लंबी हो, है ना? बहुत सारी बीमारियां हैं, उसका इलाज कैसे ढूंढा जाए। अब देखिए जैसे एड्स है, कैंसर है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको फिर से यहाँ पे से रिसर्च किया जा रहा है कि इसे कैसे दूर किया जाए। बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक जो बीमारियां हैं इंसान की, तो उसे दूर कैसे किया जाए, ये इसमें देखा जाता है ना? रिसर्च में रिसर्च क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आप जेआरएफ होल्डर हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हैं, तो आपको भी इसमें देखिए रिसर्च करनी होती है ना? तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, तो आपको उसको उसके बारे में क्या है, पढ़ना होता है। सो देखिए रिसर्च डेवलप्स कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड थ्योरी। अब देखिए जो रिसर्च है वो क्या करते हैं, वो कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, प्रिंसिपल होते हैं इसके और थ्योरी होती है। अब देखिए जो रिसर्च है तो उसमें आपको कंसेप्ट दिए जाते हैं कि ये चीज़ किस पे बेस्ड है ना? कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, आप किस चीज़ को अपना रहे हैं, उसकी थ्योरी फिर आपको लिखनी पड़ती है कि आपने ये रिसर्च ऐसे की, आप इस गांव में गए, आप इस शहर में गए, आपको पूरा वो लिखना पड़ता है। जब भी आप रिसर्च करते हैं आपको थीसिस जमा करवानी होती है, तो वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होता है। रिसर्च ऐसे नहीं कि आपने रिसर्च कर लिया और अपने दिमाग में उठा लिया, आपको क्या है वहाँ पे लिखना पड़ता है कि आपने ये चीज़ें की हैं। अब देखिए मार्केट में जो भी बुक्स आती हैं किसी भी राइटर की हैं, तो वो क्या है, वो रिसर्च के द्वारा ही आती हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को फैक्ट इकट्ठा किया जाता है, वो सही हो, उसी के द्वारा फिर वो बुक्स मार्केट में आती है। अब देखिए मान लीजिए आप यूजी नेट पेपर 1 पेपर 2 की बुक लेते हैं, वो रिसर्च के द्वारा ही मार्केट में आती है। इसलिए यानी कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड होते हैं, वो काफ़ी रिसर्च के द्वारा आते हैं। रिसर्च इन्फॉर्मेशन इज यूज टू टेक एक्यूरेट डिसीजन। अब देखिए रिसर्च इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें एक्यूरेट डिसीजन होते हैं। एक्यूरेट डिसीजन मतलब जो चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं या जो चीज़ के बारे में आप जान रहे हैं, वो चीज़ एक्यूरेट है। हम कहते हैं कि इंडिया की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो 130 करोड़ है ना? तो ये एक्यूरेट डिसीजन कैसे है? क्योंकि इसे देखा गया है। आप देखे होती है ना, जनगणना सेंसस होता है हर साल और हर 10 साल के बाद। जैसे देखिए लास्ट 2011 में हुआ था, अभी 2021 में सेंसस आएगा, है ना? तो इसमें पता चलेगा कि हमारे भारत की जो भारत की आबादी कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये एक्यूरेट डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं, है ना? यानी कि जो भी टॉपिक है आप वो पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या है, एक्यूरेट डिसीजन आते हैं। किससे? रिसर्च से। रिसर्च से ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी क्यों है ना? वो चीज़ इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अदर। अब देखिए ये किसके ऊपर बेस्ड है? दूसरों के काम के ऊपर। दूसरों का काम मतलब, अब देखिए जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, है ना? आपने कोई टॉपिक पढ़ा,
अब आपने तो लिखा नहीं है, वो लिखा किसने, दूसरे ने, है ना। आप मान लीजिए पेपर वन की बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने वो लिखी नहीं है, वो लिखी है दूसरे राइटर ने। लेकिन जब आप उसे पढ़ते हैं आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हैं, आप वो सही करते हैं, बहुत सारा डाटा इसमें दिया ही नहीं गया है, तो आप क्या करते हैं, फिर से गूगल पे, यूट्यूब पे, अन्य बुक से क्या है, बाकी बुक से आप उसे सर्च करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर अपने आप खुद से नोट्स बनाते हैं। तो उससे क्या है कि वो आपकी रिसर्च तो हो गई, लेकिन आपने जो काम तो दूसरों का पकड़ा ना, यानी कि देखिए जो वर्क्स तो दूसरों का हुआ, लेकिन आपने क्या किया, उसे आपने उसे मॉडिफाई कर दिया, है ना वो चीज़। तो इसलिए ये काम किसका है, दूसरों का। इट कैन बी रेप्लिकेटेड एंड डूएबल। अब देखिए ये रेप्लिकेट भी है और ये डूएबल भी है, यानी कि इसे ये काम जो है करने के लिए भी है, और ये क्या है, दोहराए भी जाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये रेप्लिकेट करती हैं। रेप्लिकेट का मतलब आप सिंपल सा ये मान के चलिए कि जिसे हम कहते हैं ना, आंसर्स कर दिया जाता है ना वो चीज़। यानी कि आप इस चीज़ को क्या है कि आप इसे जैसे मर्जी आप इसे घुमा फिरा सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, तो आप उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, है ना, आप उसी टॉपिक को आगे करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वो टॉपिक काट के आग से अपनी तरफ से कुछ शुरू कर दिया। आप क्या करते हैं कि जहाँ पर रिसर्च खत्म होती है उससे आगे आप कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़। इट इज़ जनरलाइजेबल टू अदर सेटिंग। अब देखें यहाँ पे क्या है कि अदर सेटिंग्स में यहाँ पे क्या है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, है ना, जो आपके रिसर्च में काम आती हैं। अदर सेटिंग मतलब कि बहुत सारी देखिए इसमें चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे आपने मान लीजिए पहले रिसर्च की, फिर आपने उसमें देखी क्या क्या कमी है, उसे दूर किया, आपके पास किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपने वो चीज़ की, आपके पास टाइम है, आपके पास पैसे हैं, है ना वो चीज़। ये सारी चीज़ क्या है, ये जनरलाइज होती हैं। यानी कि अदर सेटिंग्स क्या है, आपको रिसर्च करनी है, आपको अपना काम करना है, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको बाकी चीज़ों की जरूरत करती है, जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो चीज़। इट इज़ बेस्ड ऑन सम लॉजिकल, रैशनल एंड टाइड टू थ्योरी। अब देखिए ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये सम लॉजिकल, रैशनल और थ्योरी। अब देखिए लॉजिकल क्या है, यानी कि जो भी चीज़ आप बता रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च किया है वो लॉजिकल है, लॉजिक है उसके पीछे। अब देखिए जैसे हम कहते हैं कि जो इंडिया है वो इंडिपेंड हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ 1947 में। अब ये हवा में बात नहीं है, ये क्या है, वाकई हुआ है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है ना। लॉजिक बहुत बड़ा, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसमें, है ना, कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे करके वो चीज़। तो कोई भी चीज़ हो उसके पीछे लॉजिक है। हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो बारिश होती है उससे पहले क्या है, मौसम ख़राब हो जाता है ना। तो लॉजिक है, अगर आप मौसम ख़राब देखेंगे आपको लगेगा, वेदर अगर आपको सही नहीं लगेगा तो आप कहेंगे हाँ बारिश होने वाली है, तो बारिश होती है। तो उससे क्या है कि वो लॉजिक है उसके पीछे। कोई भी चीज़ हो उसके पीछे क्या है, लॉजिक ज़रूर होता है। तो रिसर्च इसी के ऊपर बेस्ड है। इट जनरेट्स न्यू क्वेश्चन और इज़ साइक्लिक इन नेचर। अब देखिए इससे नए नए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे नए क्वेश्चन आते हैं। नए क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखिए कि बहुत सारे नए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, आपने रिसर्च की, लेकिन देखिए आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपके रिसर्च के अंदर थे ही नहीं, या आपके रिसर्च में जब आपने एक चीज़ को पकड़ के चला, आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, है ना वो चीज़। तो क्या है, नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपने एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, फिर आपके सामने दूसरी नई चीज़ आ गई। इट इज़ इंक्रीमेंटल, ठीक है, इट इज़ इंक्रीमेंटल। अब देखिए इसका मतलब हम समझते हैं इंक्रीमेंटल का। आप देखिए कि इंक्रीमेंटल को अगर मैं हिंदी में कहता हूँ तो इसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ में क्या है कि वृद्धि हो जाती, इंक्रीज होना, है ना वो चीज़, वो क्या है, इंक्रीमेंटल। हिंदी में ऐसे मैं कह देता हूँ कि वृद्धि, ठीक है, या इंग्लिश में ही इसे कहते हैं इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज। तो ये क्या है, ये इंक्रीमेंटल है, ये क्या है, ये इंक्रीज होती है। देखिए जैसे आप इसमें कुछ चीज़, जैसे आपके पास कोई टॉपिक है ना, आपके पास इंडिया चाइना का रिलेशन का टॉपिक है, तो आपने क्या किया, कुछ चीज़ों को काट दिया, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया।
तो क्या है कि वो चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है ना। वो चीज़ आपने नई चीज़ ऐड की, वो इंक्रीज़ हो गई। इट एड्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम रियल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। अब देखें यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्या है कि चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो आपकी जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, उसे कनेक्ट करती है ना, रियल वर्ल्ड की। जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च किया, वो कहीं ना कहीं दूसरों से क्या है, उनकी जो रियल प्रॉब्लम है उससे क्या है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है वो चीज़। अब देखिए रोल ऑफ रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इनकी जो क्या रोल है वो देखिए। द रोल ऑफ रिसर्च हैज़ बीन गेनिंग importance over a time as it promotes the development of logical habits of thinking and organization and help in problem solving. It is important in every sphere of life. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्च है उसका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें सीखते हैं, अब देखिए लॉजिकल हैबिट्स है ना, यानी कि जो भी हम चीज़ें जो सोचते हैं, तो इससे क्या है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की हेल्प होती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ कि हमें कुछ रिसर्च करनी है। अब रिसर्च देखिए उसको क्या है कि बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी हमारे दिमाग के अंदर चीज़ें होती हैं, है ना। तो जब हमारे अंदर कोई चीज़ हो, जब हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो हमारे अंदर क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसका सोल्यूशन करना ज़रूरी है। आप परेशान होते हैं कि आपने नोट्स, जो आपके पास नोट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि आप खुद के नोट्स तैयार करेंगे, है ना। तो वो क्या है कि जो आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, लेकिन कैसे सॉल्व हुई वो रिसर्च के द्वारा सॉल्व होगी। तो ये क्या है लॉजिकल हैबिट्स है थिंकिंग की। अगर आपके पास देखिए थिंकिंग की हैबिट है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर ए रिसर्च रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम to be addressed, considering alternative policies and examine their consequences so as to choose the best available policy. It is considered necessary to avoid wastage of nation resources by their efficient allocation. अब देखें यहाँ पे क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, है ना, चाहे वो किसी के ऊपर भी हो, वो सारी रिसर्च के बाद ही आती हैं, है ना। आप देखिए कि ये कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हमें सब्सिडी देनी है ना, सब्सिडी देनी है। मान लीजिए किसान को सब्सिडी देनी है, गरीब लोगों को सब्सिडी देनी है, एलपीजी गैस की सब्सिडी देनी है। तो रिसर्च करते हैं, ये कहते हैं देखते हैं कि मान लीजिए एलपीजी गैस की सब्सिडी देनी है, जो आते हैं ना अकाउंट में पैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 700 रुपये का सिलेंडर लिया, है ना, आपके अकाउंट में 100-150 रुपये वापस आ गए, तो वो क्या है सब्सिडी, है ना। ये कहते हैं हमें सब्सिडी देनी है, लेकिन वो रिसर्च करते हैं हमारे देश में कितने लोगों के पास गैस सिलेंडर है ना, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, तो उनके अकाउंट में आएगी वो चीज़। तो देखिए ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए कि अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको एग्जामिन किया जाता है कि पहली बात तो प्रॉब्लम है क्या, अगर प्रॉब्लम है तो उसे दूर कैसे किया जाए। तो पूरा रिसर्च होता है वहाँ पे जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है ना। तो वो चीज़ जैसे देखिए डिजिटल, है ना, डिजिटल इंडिया किया गया, है ना। तो उसमें क्या है कि ये देखा गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप देखिए जैसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, इसका जो रिज़ल्ट था वो तकरीबन 1 से 2 महीने बाद आता था पहले जब ऑफलाइन था, लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया इसका रिज़ल्ट आता है 15 दिन के अंदर। तो ये पहले रिसर्च किया गया, कहाँ पे 2 महीने कहाँ पे 15 दिन, है ना। पहले रिसर्च किया गया कि कैसे किया जाए, फिर ऑफलाइन से क्या किया, ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट की जितनी देखिए पॉलिसी है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, है ना, तो वो आफ्टर रिसर्च के ही द्वारा आती है कि ताकि बेस्ट पॉलिसी जो है वो अवेलेबल करवाई जाए।
और जो देश की जो जो रिसोर्सेज है उसका वेस्ट भी ना हो, है ना वो चीज़। अब देखिए जैसे जब आधार कार्ड आया था, है ना, जब आधार कार्ड आए थे तो आधार कार्ड के टाइम पे क्या था कि आप देखिए अभी भी आधार कार्ड में अपडेशन चलती है। कभी कहते हैं आप उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, है ना, पूरा डेट ऑफ बर्थ आप वहाँ पे भरिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा। अब आता है डेट ऑफ बर्थ भरिए वहाँ पे, अब ये चीज़ ऐड करिए, मोबाइल नंबर लिंक करिए। देखिए अगर ये पहले अच्छे से रिसर्च की गई होती, है ना, पहले अगर अच्छी रिसर्च की गई होती तो इससे क्या था, जो पॉलिसी अच्छी निकल के आती और वेस्टेज ना होती। देखिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है इसके अंदर, वो भी बच जाता और बहुत सारी चीज़ें आती, है ना वो चीज़। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अभी सोच समझ के सारी चीज़ों को तभी लॉन्च करती है कि ताकि वेस्टेज ना हो और एक अच्छी पॉलिसी निकल के आए। वो किससे होती है, रिसर्च से। सो देखिए रिसर्च कैन बी ऑल्सो can also be used to evaluate the consequences and effectiveness of policies after implementation। अब देखिए ये जो रिसर्च है ये देखिए एवेलेट की जाती है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस और इसकी इफेक्टिवनेस की जाती है इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। जब देखिए इम्प्लाई कर दे, जैसे मान लीजिए आपको आधार कार्ड का मैंने एग्जांपल दिया ना, आधार कार्ड को देखिए इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद से एवेलुएट किया गया कि ये सही था कि नहीं, उसमें पाया गया देखिए रिसर्च में बहुत सारी कमियां हैं, है ना। आधार कार्ड में देखिए बहुत सारी कमियां हैं, कभी उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वो लिंक करवाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या है कि उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसमें की गई, है ना। जब भी रिसर्च सफल है कि नहीं है उसे एवेल्युएट किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के बाद। सो देखिए यहाँ पे रिसर्च हैज़ इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री एज द रिजल्ट असिस्ट इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। अब देखिए जो रिसर्च है वो बहुत सारी बिजनेस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज है ना। जब भी देखिए बिजनेसमैन कोई भी डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं रिसर्च के द्वारा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ जियो की, है ना, जिन्होंने देखिए फ्री में क्या किया था 2016 में, फ्री में जो सिम कार्ड प्रोवाइड करवाए थे। तो इससे क्या था कि उन्होंने, उनका टारगेट था कि 10 करोड़ जो कस्टमर है वो अपनी तरफ खींचे जाए। तो उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे खींचे जाए, क्योंकि देखिए मार्केट में पहले ही 4G जो एयरटेल के पास था। फिर उन्होंने क्या किया, एयरटेल के जो पैक थे वो बहुत कॉस्टली थे, तो उन्होंने रिसर्च किया कि पैक बहुत महंगे हैं, ये लोग लेंगे नहीं, इसलिए फ्री में उन्होंने कर दिया। तो 10 करोड़ के बजाय उनके पास 20 करोड़ के आसपास कस्टमर आ गए। तो ये क्या था, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या है, वो सॉल्व हुई, उन्होंने अपनी तरफ कस्टमर को खींचा। इनकी बिजनेसमैन के पास क्या है, देखिए इंडस्ट्री जो है वो उसमें बहुत सारे बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं, है ना, वो रिसर्च के बाद ही होते हैं। इट हेल्प साइंटिस्ट इन स्टडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड फाइंड आंसर टू सोशल प्रॉब्लम। It can be good career path for student to attain high position, a source of livelihood for professional in research methodology। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं, है ना, जैसे देखिए कि समाज का रिलेशनशिप कैसा है ना, सोशल रिलेशनशिप कैसा है, उसे जानना ज़रूरी है। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, ये एक साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है। देखिए होता है ना, हमारे सोशल प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो चीज़ें। तो ये क्या है, इसके प्रॉब्लम जो है ये कैसे पता चलेंगी, ये पता चलेंगी रिसर्च के द्वारा। अब देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे देखिए मान लीजिए आप JRF करते हैं, तो आपके लिए एक गुड गुड करियर पाथ है, एक अच्छा आपके लिए सोर्स है कि आप इसमें क्या है अपना करियर बना सकते हैं रिसर्च में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप JRF करते हैं, आप PhD करते हैं, तो आप एज ए साइंटिस्ट के तौर पे क्या है कि आप इसमें रिसर्च को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज़ चाहिए होती हैं, बहुत सारी देखिए इंडस्ट्री को ये रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो आपको भी करियर आपका बन जाएगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, रिसर्च में। It provides an outlet for new ideas and insights to philosopher and thinker. For literary men and women, research is a mean for development of new style and creative work.
एंड फॉर एनालिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल टू असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू थ्योरीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये न्यू आइडिया और ये थॉट होते हैं किसके, फिलोसफर। अब देखिए जैसे फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, है ना, तो ये क्या है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नए नए स्टाइल आते हैं। अब देखिए जो लेडीज़ है उनके लिखने का स्टाइल अलग होगा, मैन के लिखने का स्टाइल अलग होगा। ठीक है, इससे क्या है कि ये देखिए नया नया स्टाइल आएगा निकल निकल के। हर एक जो पर्सन, हर एक थिंकर है, उसका स्टाइल अलग है लिखने का। किसी का थोड़ा सा मुश्किल है, किसी का थोड़ा सा टफ है। हर एक क्या करता है, अपना क्रिएटिव वर्क करता है ना, वर्क जो है वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो इससे क्या है, जैसे आप डिफरेंट राइटर्स की बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट राइटर की चीज़ें देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए नई देखने को मिलेंगी। जैसे मार्केट में मैं मानता हूँ कि देखिए पेपर वन की बहुत सारी किताबें हैं। आप हर एक राइटर की बुक देखिए, उसमें हर एक राइटर ने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है ना। तो उसमें क्या है कि आपको नई नई थ्योरी मिलेंगी। कुछ आपको किसी बुक में इंपॉर्टेंट मिलेगा, कुछ किसी बुक में इंपॉर्टेंट मिलेगा, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये किससे आती है, ये रिसर्च से आती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।